सुनाओ इरेडा वर्सेस IRFC। अब देखिए दोनों स्टॉक ना आसपास है, दोनों के प्राइसिंग आसपास है और लोग यहां पर समझना चाह रहे हैं कि कौन सा स्टॉक ना रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में लंबे रिटर्न्स के लिए। अब कौन सा स्टॉक बेहतर है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं यहां पर जो कि आपको बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देगी और उसके बाद आप तय कर लेंगे कि आपको इरेडा रखना है या फिर आपको IRFC रखना है। तो अभी हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर इस कंपैरिजन का कोई नीड नहीं है, आप कर ही नहीं सकते, बहुत ही डिफरेंट है ये स्टॉक्स। तो सबसे पहले हम मार्केट कैप को देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे बाकी चीजों को। तो मार्केट कैप अभी इरेडा का जो है वो 16,865 करोड़ है, जबकि आप IRFC का देखेंगे तो 1 लाख करोड़ का अचीव कर चुकी है मार्केट कैप। तो जमीन आसमान का अंतर आपको वैल्यूएशन में देखने को मिलता है इन दोनों स्टॉक्स में। सिंपल सी बात है, वैल्यूएशन वाइज दोनों ही महंगे हैं, बट IRFC के अंदर अभी जो अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से आपको और अपसाइड मिल जाए ये गुंजाइश बहुत लो लगती है। बट इरेडा एक ऐसी कंपनी है, PSUs के अंदर आपको इतना छोटा मार्केट कैप वाली कंपनी नहीं देखने को मिलेगी, इसके पास एक प्योर बेनिफिट है। दूसरी बात, अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो 19.51 का पी रेशियो यहाँ पर इरेडा का आपको देखने को मिल रहा है। वहीं आपका अगर आप IRFC का देखेंगे तो आपको 16 से 17 का पी रेशियो देखने को मिलेगा। तो दोनों ही अगर आप देखें तो आसपास के पी रेशियो पर वर्क कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोनों आसपास वर्क कर रहे हैं, दोनों आसपास वर्क करें, दोनों की वैल्यूएशन आई है तो फिर अच्छा कौन है? यहीं पर बहुत बड़ा पॉइंट है, ये कंपनी NBFC है, NBFC के अंदर आती है इरेडा। जी हाँ, इरेडा आती है NBFC के अंदर। और वहीं अगर आप IRFC को अगर आप देखेंगे तो IRFC आती है फाइनेंस टर्म लैंडिंग के अंदर, और उसी के अंदर आपको REC देखने को मिलेगा, उसी के अंदर आपको PFC देखने को मिलेगा। अब ये सब PSUs है, इसीलिए हम कंपेयर करने के लिए बैठ गए, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो सबका इंडस्ट्री पी डिफरेंट है। इनका इंडस्ट्री पी कितना चल रहा है यानी कि IRFC का, तो वो है आपका 8.94 का इंडस्ट्री पी, जबकि अगर आप इरेडा का देखेंगे तो आपको इरेडा का दिखेगा NBFC के हिसाब से, ये फाइनेंस टर्म लैंडिंग के हिसाब से इसका दिख रहा है, और उसके कंपैरिजन 8.94 के इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन IRFC का जो पी रेशियो है वो 16.24 है, यानी कि डबल के ऊपर वर्क कर रहा है यहाँ पर इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन इसका स्टॉक का पी रेशियो। तो यानी कि IRFC स्टॉक जो है ना वो अपने इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन काफी 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 महंगा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपसाइड जो है ना वो IRFC के अंदर लिमिटेड है, IRFC के अंदर लिमिटेड है, और ऑलरेडी वो डबल के यहाँ पर जो है ना पी पर वर्क कर रहा है अपनी इंडस्ट्री के कंपैरिजन, तो इसीलिए गुंजाइश जो है ना वो बहुत कम दिखती है। वहीं अगर आप इरेडा का देखेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्री आपको 21.62 का देखने को मिलेगा। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ये आपको शायद पता नहीं होगा, जरा आप देखेंगे ये NBFC से बिलोंग करती है। सिंपल सी बात है, NBFCs क्या करती हैं, बैंक से लोन लेती हैं, बैंक से लोन लेती है, और बैंक्स जो फंड बोरो करती हैं वो करते हैं RBI से। तो सिंपल सी बात है, यहां पर इरेडा को जो है ना वो सहारा लेना पड़ता है बैंक्स और बैंक्स से जो है ना बोरो कर जिस प्रोजेक्ट पर इनको फाइनेंस करना होता है वहां पर ये फाइनेंस करते हैं। तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और इस हिसाब से इरेडा की जो वैल्यूएशन है वो इतना महंगा नहीं दिखता। 19.51 का पी रेशियो है, 21.62 का इंडस्ट्री पी है। इसके कंपैरिजन आपको यहाँ पर जो है ना अपने इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन ये थोड़ा आपको सस्ता ही देखने को मिल रहा है इरेडा का स्टॉक। वो अलग बात है कि प्रॉफिट बुकिंग और आगे तो ये सस्ता होगा, अदरवाइज जब ये 21.62 के एबव चलना स्टार्ट होगा तब इरेडा का वैल्यूएशन जो है ना वो हाई होगा। अभी इतना हाई नहीं है, कंपेयर अगर करेंगे इंडस्ट्री पी से तो अभी आपको इतना हाई देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 21 से ऊपर का पी रेशियो होने लगेगा तब यहाँ पर जो है ना रिटेल के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर बनती जाएगी, क्योंकि वैल्यूएशन जो है ना वो हाई है, और अगर उस दौरान यहाँ पर नंबर्स अगर अच्छे नहीं आए Q3 के तो फिर ये एक प्रॉब्लम वाली बात होगी, क्योंकि हमें जो है ना वैल्यूएशन जो है वो एक कंफर्टेबल चाहिए, और अभी जो है 21 के ऊपर निकलेगा तो वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और अभी देखिए यहाँ पर पार्टनर्स की बात करें तो ये किससे बोरो कर रहे हैं इरेडा, तो 5 सितंबर 2023 की न्यूज़ है, इरेडा ने पार्टनरशिप करी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखिए PSU है तो PSU बैंक से ही ये टाई अप करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग करनी होगी तो इरेडा जो बोरो करेगा पैसा वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर पैसा उन प्रोजेक्ट पर फाइनेंस करेगा। ये यहाँ पर है इरेडा का काम,
ये वॉरो कर रहे हैं बैंक से। बट आईआरएफसी अपने आप में एक अलग है। आईआरएफसी अपने पैसों से ही करता है ज़्यादातर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आईआरएफसी का बिल्कुल डिफरेंट काम है और बिल्कुल डिफरेंट वर्क है फाइनेंसिंग करने का। एडा के जैसा वर्क नहीं है, आईआरएफसी का बहुत ही डिफरेंट वर्क है। सो दैट इसीलिए कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। आप पीएसयूज को लेकर अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको देखने को मिला, इवन मैं खुद यहाँ पर 2 दिन पहले कंपेयर कर रहा था पीएसयूज की वजह से कि ये सारे चारों स्टॉक्स ना ये पीएसयू के हैं और इसीलिए हम कंपेयर करें, अदरवाइज कंपैरिजन नहीं हो सकता है अगर इस हिसाब से देखें तो। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो आईआरएफसी की जो टोटल नेट सेल्स है 2023 से मार्च के हिसाब से तो 23,891 करोड़ है। वहीं अगर आप एडा का देखेंगे तो 3,482 करोड़ रुपए का टोटल नेट सेल है 2023 मार्च के हिसाब से। नेट सेल के हिसाब से देखें तो जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे और अचानक से यहाँ पर ना कंफ्यूजन बैठ ही जाएगी, क्योंकि आप पीएसयूज को लेकर यहाँ पर जो है ना अंतर ढूंढेंगे। लेकिन ये तीनों पीएसयू स्टॉक्स ना बिल्कुल डिफरेंट है। एडा एकदम डिफरेंट स्टॉक है, इससे आप समझ गए होंगे। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आईआरएफसी का 6,337 करोड़ रुपए है 2023 मार्च के हिसाब से। वहीं अगर आप देखेंगे एडा का तो 865 करोड़ रुपए। तो अभी यहाँ पर ना आपको जमीन आसमान का अंदर देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे अभी भी ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर और थोड़ा सा आप सर्च कर सकते हैं और भी यहाँ पर डिटेल निकाल सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये फाइनेंस टर्म लैंडिंग के स्टॉक्स हैं, ये फाइनेंस टर्म लैंडिंग में ये कंपनी आती है, ये तीनों। एडा एक डिफरेंट है, बट स्टिल इन चारों स्टॉक्स के अंदर अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज आरईसी और पीएफसी ये दोनों सस्ते स्टॉक्स हैं। और ये मैं बहुत लंबे टाइम से आपसे कह रहा हूँ। और रिटर्न देखिए कितना ह्यूज रिटर्न बनाकर दिया। कब मैंने बात करी थी और आज की डेट में ये स्टॉक्स कहाँ पर है? ये दोनों स्टॉक्स मैंने आपसे कहा था आईआरएफसी नहीं बल्कि आरईसी और पीएफसी पर ध्यान दीजिएगा, और उसका एक यहाँ पर रिटर्न जो है ना वो आपका बनता हुआ दिख भी रहा है। तो सिंपल सी बात है, आईआरएफसी एक महंगा स्टॉक है, बट एडा की जो वैल्यूएशन है वो अपने इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक है। हालांकि अभी अगर आप देखेंगे तो न्यू लिस्टिंग है और इसीलिए कहीं ना कहीं चॉपीनेस दिखाई दे सकती है, बट वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 50 रुपए का जो प्राइस है वो टूटना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से 50 रुपए का नहीं टूटेगा जहां तक है, क्योंकि जिस हिसाब से है वैल्यूएशन जो पी रेशियो दिख रहा है उसमें करेक्शन भी आएगा तो भी यहाँ पर जो है ना सस्ता ही कहलाया जाएगा। और दूसरी कोई एनबीएफसी एक ऐसा है नहीं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग करती हो। ये एक यहाँ पर बात समझना चाहिए, एक यूनिक एक डिफरेंट एनबीएफसी है मार्केट के अंदर और इसकी एक अलग वैल्यू रखी जाएगी। तो यहाँ पर एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट रखी जाती है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से इन्वेस्टर्स है एडा को पसंद कर रहे हैं, नंबर्स भी हमें चाहिए होंगे। जैसे कि Q3 के नंबर्स आने वाले, तो एक एक्सपेक्टेशन एक एडा जो है वो अच्छे नंबर हमारे सामने लेकर आएगा। और अगर यहाँ पर चलो ठीक है, जो कि हमने पहले ही देख लिया कि एडा की जो नंबर है Q3 के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नंबर अच्छे आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं नंबर अच्छे आ सकते हैं, जिसकी वजह से अभी वैल्यूएशन कंफर्ट आपको देखने को मिल रहा है, उतना नहीं मिल रहा है, हम इंडस्ट्री भी के आसपास ही हैं। बट अगर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है Q3 के अंदर तो वो यहाँ पर आपका जो पी रेशियो है वो कैलकुलेट होकर डाउन आ जाएगा और तो आपको वैल्यूएशन कंफर्ट और मिलने लगेगी। अगर आप निवेशित हैं एडा के अंदर या निवेश करना चाहते हैं तो बेस्ट प्राइस यही रहेगा कि अगर स्टॉक जो है वो 60 के नीचे अगर मिल जाए, 50 के आसपास अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज 60 बहुत मुश्किल है टूटना, और अगर 60 टूटता है तो इसके अंदर गिरावट आएगी और मेरे ख्याल से 50 रुपए का लेवल नहीं टूटना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। और अब आने वाला है Q3 का टाइम, तो तैयार हो जाएगी। Q3 की आप डेट पूछ रहे थे, डेट नहीं है, बट Q3 के जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं आपका दिसंबर के अंदर और वो फिर चलता है 10 जनवरी तक या फरवरी तक भी चलता है। तो उसमें एडा अगर जल्दी नंबर लाएगी तो आपको जल्दी नंबर्स देखने को मिल जाएंगे एडा के। सो यहाँ पर ये बात समझनी है, फिलहाल 70 रुपए का जो लेवल है वो क्रॉस नहीं कर पाया, वो आप एक टॉप समझिए एडा का इस वक्त। अदरवाइज यहाँ पर सेलिंग और गहरा सकती है क्योंकि लोग प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है बुक करने के आए, तो फिर यहाँ पर जो है ना गिरावट दिखेगी, बट वो एक शॉर्ट टर्म गिरावट होगी, लॉन्ग टर्म वाली नहीं। लॉन्ग टर्म में हमारे Q3 के नंबर्स पर सारी बातें टिकी हुई हैं। लॉन्ग टर्म तभी अच्छा बेहतर ये स्टॉक होगा अगर ये Q3 के नंबर्स जो पहले नंबर्स लिस्टिंग के बाद देखने को मिलेंगे वो अच्छे आते हैं। अगर अच्छे आ गए तो यहाँ पर भरोसा बढ़ेगा, तब तो यहाँ पर 70 रुपये क्या 70 रुपये के ऊपर भी जा सकते हैं, 100 रुपये भी जा सकते हैं, पॉसिबल है। 200 रुपये की जो मैंने बात यहाँ पर लिखी है 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए चाहिए ग्रोथ।
उसके लिए चाहिए ग्रोथ। लेकिन अभी आप 100 रुपए का लेकर बैठिए, 200 का नहीं। 200 एक लॉन्ग टर्म जर्नी का ये प्राइस है। अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई बात नहीं है कि 200 रुपए चला जाए या 100 रुपए भी अभी चला जाए। यहां पर वही बात है कि पैसे फेंकने पर आए, पैसा इनफ्लो आया तो फिर यहां पे चलो चलने को क्या, चल भी जाएगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। टिकना है तो नंबर्स अच्छे चाहिए, पी रेशियो हमें सस्टेनेबल चाहिए, पी रेशियो हमें एक क्वालिटी वाला चाहिए भैया, अफोर्डेबल चाहिए, और हमें चाहिए वैल्यूएशन कंफर्ट उसके अंदर, स्टॉक के अंदर। तो वो सारी बातें, तो 50 रुपये पर ध्यान रखिए। बाकी किसी को खरीदना है तो 60 रुपये का यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 60 के नीचे नहीं जाने चाहिए। हो सकता है कि आप 58 का लगा लीजिए या 58.50 का लगा लीजिए, पास का लगा लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए। 60 रुपये कहीं ना कहीं अभी तो नहीं टूटने वाले, ये स्टॉक इधर ही घूमता रहे कोई बड़ी बात नहीं है, इधर ही घूमता रहे कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर 60 रुपये के नीचे चलना स्टार्ट किया तो फिर कहीं ना कहीं गिरावट बढ़ेगी इस स्टॉक के अंदर। तो बहुत ध्यान रखिएगा, अभी चॉपीनेस रहेगी स्टॉक के अंदर। अभी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है और गेंस बन रहे हैं, तो वो लोग निकलेंगे, आएंगे, एंटर करेंगे, फिर निकलेंगे, गेंस बने, तो वो सब अभी चलेगा। अभी एकदम जो है ना एक कंफर्ट नहीं आया स्टॉक के अंदर। ऐसा नहीं है कि स्टॉक जो है वो एक ठीक ठाक अब सही तरीके से चलना स्टार्ट कर देगा, अभी चॉपीनेस रहेगी। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपके जो ब्रोकर हैं या एडवाइजर हैं उनसे भी एक बार सलाह ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर कुछ करिएगा एडा के अंदर। बाकी छोटी सी एनालिसिस है, अगर समझ में आई हो या कुछ गलती लगती हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब देश में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।